चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर आ रही है। एक दो दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बीच मुद्दे गायब हैं। मुद्दे गायब नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दे, जनता के मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। कोई भी पार्टी, स्थापित पार्टी, विशेष रूप से एनडीए और आरजेडी की ओर से कुछ खास मुद्दा सामने नहीं लाया गया है। प्रशांत किशोर जरूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे और चुनाव आयोग की जो टीम है उसका क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में भी एक चर्चा होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग की टीम आ रही है। पहले तो इस दौरे के बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी सुनीता जी, जो चुनाव आयोग की टीम है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार आएगी। बिहार में चुनाव की घोषणा करनी है, लेकिन ये घोषणा इस ट्रिप पे तो होगी नहीं। ये औपचारिकता होती है कि चुनाव की घोषणा करने से पहले, तारीखों की घोषणा करने से पहले फुल टीम जो है वो विजिट करती है और अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठती है और तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है और वापस दिल्ली जाने के बाद फिर तारीखों का ऐलान होता है। तो ये औपचारिक तौर पे जो है एक फॉर्मल विजिट जो होती है चुनाव की घोषणा से पहले, वही ये विजिट है। अब चूंकि बहुत वक्त नहीं है, 22 से जो 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को समाप्त होना है, यानी 22 नवंबर तक नई विधानसभा जो है वो शक्ल उसकी सामने आ जाने चाहिए अंतिम रूप से। तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव आयोग की टीम विजिट करेगी। 4 और 5 2 दिवसीय दौरा चुनाव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जो 6 तारीख को लोग कह रहे हैं ना कि मतलब ऐलान हो सकता है। 6 को ऐलान हो सकता है, 7 को ऐलान हो सकता है। उससे मेरी समझ जो ये है कि उससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आपको समय भी देना होता है ना। अधिसूचना जारी होगी, फिर नॉमिनेशन के लिए समय दिया जाएगा, फिर उसकी स्क्रूटनी के लिए समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो विड्रॉल का समय होगा, फिर उसके बाद जो फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आएगी और फिर प्रचार का समय देना होगा। एक फेज में इतना समय आपको देना होगा। और बिहार का चुनाव अगर कराना है तो पिछले जो एग्जाम्पल है, पिछला 2020 का जो चुनाव हुआ था सुनीता जी, वो कोरोना के साये में हुआ था। तो 3 चरणों में वो चुनाव कराया गया था। और जैसा मुझे याद है, क्योंकि स्मरण शक्ति जो है वो वहां तक ले जानी होती है, तो मुझे याद है, तो इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, है ना। तो ऐसा ही हमको इस बार भी लग रहा है। अक्टूबर में तो चुनाव की तिथि नहीं हो सकती है, चुनाव का डेट नहीं हो सकता है ना, मतदान का डेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो छठ है वो छठ की समाप्ति जो है, मुझे लगता है कि 27-28 अक्टूबर के आसपास छठ की समाप्ति होगी, है ना। तो उसके बाद ही मतलब चुनाव प्रचार जो है वो और ज्यादा रंग में आएगा। तो पहले चरण का जो चुनाव है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि पहले चरण का चुनाव घोषित किया जा सकता है। तो ये मेरा अंदाजा है, एक एनालिसिस है कि अब उसमें बहुत दिन बाकी नहीं है, दशहरा निकल चुका है और अब बस चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। अंतिम रूप से उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसका सभी लोगों को इंतजार है कि कब होगा, क्योंकि उसके बाद तो जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी। अभी धड़ाधड़ योजनाएं घोषित की जा रही हैं, तमाम तरह की जो लुभावने वायदे ही नहीं किए जा रहे हैं बल्कि उन पर अमल भी लाया जा रहा है। तो लेकिन एक बात खालिद जी जो नजर आ रही है कि बिहार चुनाव में बिहारियों के जो मुद्दे हैं लगभग गायब हैं। सरकार चुनावी घोषणाएं करके अमल कर रही है उस पर तड़ातड़, एक तरह से कहिए कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स हो रही है, लुभाने की कोशिश की जा रही है जनता को।
लेकिन वो भी भविष्य के जो एक बड़े सपने, जो बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, यहाँ से पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उस पर बहुत बड़ा ऐलान कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, पैसे बांटे जा रहे हैं किसी न किसी योजना के जरिए, लेकिन उस पर बड़ा ऐलान न सरकार की तरफ से दिख रहा है और न ही जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है आरजेडी और उसका अलायंस, वो भी वोट चोरी पर फोकस है। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, जो बिहार की जनता से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर एक तरह की खामोशी दिख रही है। वायदे हो रहे हैं, लेकिन मुखर होके जिस तरह से बातें आनी चाहिए, चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, अब तक सारी चीजें डिसाइड हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। आप देखिए, सीटों के बंटवारे में भी अभी रस्साकसी खींचतान चल रही है, कोई भी दल फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया है। प्रशांत किशोर ने जरूर भ्रष्टाचार का कुछ मुद्दा उठाया है और उस पर वो एक तरह से उन्होंने राजनीति को वास्तव में चुनावी राजनीति में बदला है, एक राजनीति गर्म की है। लेकिन अभी मुख्य जो दल है वो इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है, तो मुद्दे क्या आप अचानक से गढ़ेंगे? मुद्दों की तो चर्चा इस समय होनी ही चाहिए। आप सीट बंटवारे की बात करते हैं, आप कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, पाला बदल वाला जो खेल है वो सब भी चल रहा है। और ये तो आप कर रहे हैं, आपने मेंशन भी किया अपने एनालिसिस में कि कैसे जो है घोषणाएं दर घोषणाएं हो रही हैं, है ना, राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। और इसके कॉम्पेटेबल आने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि भाई विपक्ष क्या करे। विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं, वो तो कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकता है, कैबिनेट से अप्रूव नहीं कर सकता है किसी प्रस्ताव को। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने स्तर पे जो वादे उसके हैं, जैसे राजद का आप उदाहरण लें तो वो माई बहन सम्मान योजना, उसने कहा है कि 2500 रुपए हम महिलाओं को देंगे माई बहन सम्मान योजना के तहत। तो उसके तहत वो फॉर्म भी भरा रहे हैं। कांग्रेस वाले भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो ये देखिए एक विचित्र तरह की बिहार में एक नई परिपाटी डेवलप की है कि जो विपक्षी दल हैं वो अभी से ये यूपी से ही शुरू हो गया था, यूपी में भी फॉर्म भराया गया था 1-1 लाख रुपया बांटने के लिए। तो परिपाटी वही हो गई है, यहाँ भी परिपाटी वही हो गई है। तो मुझे 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 बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई मजबूर हो गए वो। और बाद में बड़ा रोचक हुआ था, वहां के चुनाव के बाद जनता पहुंच गई थी कांग्रेस कार्यालय में कि भाई मेरा 1 लाख रुपया दीजिए, फार्म आप लोग भरवाए थे। तो वो बहुत मतलब एक रोचक ये हो गया था। तो इसपे मतलब आगे यहाँ भी किसी को भी जो सत्ताधारी दल है, जो विपक्ष में है, सरकार जिसकी भी बनेगी उसके अपोजिट पार्टी को ये शायद झेलना पड़ सकता है। ये स्थिति तो है। तो भाई अगर आपके पास मुद्दे नहीं होंगे, आप मुद्दों की चर्चा कर रही थी सुनीता जी, वास्तविकता ये कि मुद्दों का टूटा है। सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते हैं। आप प्रशांत किशोर का जिक्र कर रही हैं कि वो भ्रष्टाचार पर किस तरह से मुखर हैं, और वाकई उन्होंने बहुत सारे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। जो सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के कुछ जो मेंबर्स हैं, उन पे भी सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। जदयू के जो मंत्री हैं उन पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। तो उन आरोपों का जवाब स्पष्ट तौर पे नहीं आ रहा है। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लग रहे हैं। उन पे जवाब नहीं आ रहा है। तो मुद्दे बनाने की कोशिश है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन सकता है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा बन सकता है। यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत कमी है। अब देखिए ना, नौकरी की बात, ये मुद्दे कितने अहम हो जाते हैं। आपको लग सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर पक्ष की तरफ जाता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले चुनाव में आप देखें, लोकसभा चुनाव में नौकरी का मुद्दा जो है बहुत मुखर ढंग से उठा, तो उसका लोगों को आज लाभ मिल रहा है। आज जो बिहार में नौकरियों की घोषणा की गई है, नियुक्ति पत्र बांटे गए, कितनी सारे कार्यक्रम किए गए, नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो मैं उसी से जोड़ता हूं और उसका क्रेडिट मैं दोनों को देना चाहता हूं। एक जो इसने मुद्दा बनाया और दूसरा जिसने उस मुद्दे पर मजबूरी के तहत ही सही अमल उसे करना पड़ा। ये जनता के मुद्दे ये हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर भी चाहिए, जी हाँ, और लोगों को भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति चाहिए। वो तो हो नहीं रहा है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाएं,
आपकी अगर पहुंच है, पकड़ है, तो आपका काम हो सकता है, या आपके पास धन बल है, यानी आप खर्च कर सकते हैं, बाबुओं को थोड़ा खुश कर सकते हैं, तो आपका काम हो सकता है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। तो केवल शब्दों से भाषणों में शामिल कर लेना कि हम बड़ी सुचिता की राजनीति कर रहे हैं, हम भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां जो है वो पकड़ धकड़ कर रही हैं, तो ये सब सिर्फ दिखावे के कॉस्मेटिक टच है। लोगों के मुद्दे जो हैं वो उसी तरह बने हुए हैं, उसी तरह परेशानी झेल रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। देखिए, कुछ नहीं है। खालिद जी एक बात बता रहे हैं कि आप एनडीए सरकार की हम बात कर रहे हैं, नीतीश जी और बीजेपी के जो सरकार है उसके मुख्य वोटर शहरी मतदाता हैं। शहरी मध्य वर्ग सबसे ज्यादा इनको वोट करता है। लेकिन गांव के स्तर पर जो योजनाएं हैं उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है, लोगों को योजनाओं का लाभ अब डायरेक्ट मिलने लगा है। जो इंदिरा आवास है, चाहे जो किसान योजना है या पेंशन योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं लोगों के खाते में अब डायरेक्ट राशि जा रही है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। शौचालय योजना जो भी है, लेकिन जो मुख्य वोटर हैं शहरी मिडिल क्लास, वो पिस रहा है, क्योंकि शहरी मिडिल क्लास अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जिससे वो पहले जूझता था। मसलन काम उसका नहीं होना है, कहीं दफ्तर में चला जाए, बिना दौड़ाए, बिना रिश्वत लिए, बिना परेशान किए उसका काम नहीं होता है। पुलिस तंत्र भी वैसे ही काम करता है आपके साथ, चाहे कितना भी अन्याय हुआ हो, कितने भी आप परेशान हो, आप चले जाइए पुलिस के पास, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यदि शिकायत रसूखदार के खिलाफ हो तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। और जब तक कि उसमें कोई बड़ा मतलब मीडिया ना इन्वॉल्व हो जाए या कोई बड़ी पार्टी ना इन्वॉल्व हो जाए, लोगों की बातें, आम लोगों की बातें एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। तो ये सिर्फ हर जगह जाइए, कहीं भी जाइए, न्याय व्यवस्था में एक कहा जाता है शुचिता होनी चाहिए। चूंकि कोर्ट का मैटर है, हम बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकते, लेकिन लोग जानते हैं कि वहां भी कितनी शुचिता मेंटेन की जाती है। डेट लेने के लिए भी कुछ आपको करना पड़ता है, तब नहीं, अब तो खुलकर बोलना पड़ेगा। हाँ, और बिल्कुल। न्याय तो व्यवस्था भी हाँ, अब हाँ, वो नहीं रही, हाँ, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कि एक उनकी आलोचना ना की जा सके। आलोचना करनी होगी। अब केवल आलोचना इसके लिए नहीं होती है कि किसी न्याय प्रणाली में देरी होती है, डेट पर डेट, ये पुराने डायलॉग्स हो गए। अब तो वास्तव में ले देकर फैसले भी किए जाते हैं। हाँ, ऐसे कई उदाहरण आ गए हैं, सामने उदाहरण आ गए हैं, जजों के घर से पैसे मिले हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का आपको पता ही है। हाँ, तो ये सब तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो अब आप कितने अपने आप को रोकेंगे, मोरालिटी के नाम पे कितना रोकेंगे? आपको अंदर से सुधार करना चाहिए। न्यायपालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आज कम से कम इस पे विचार करना चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता में कमी आ रही है। लोग पहले कहते थे कि भाई न्याय के मंदिर में चले जाओ, न्याय मिल जाएगा, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो किस वजह से हो रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर विश्वसनीयता में कमी क्यों आ रही है। तो हमने इसका जवाब दिया आपको। आप कह रही थी सुनीता जी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, योजनाएं तो उन्हीं लोगों के लिए आती हैं, लेकिन उन बिचौलियों का क्या जो सारे पैसे खा जा रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सोची समझी बात कर रहे हैं। जो आयुष्मान योजना बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन उनको उसका लाभ कौन लोग ले रहा है, किनको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है? क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी जो यहां वहां अस्पताल खोल लिया है और उसकी लिस्ट में शामिल हो गए, वही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ना। जिनके लिए वो योजना बनी है उनको कितना फायदा मिल रहा है? या इंदिरा आवास योजना या किसान समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं हैं। योजनाओं के नाम तो अनेक हैं, योजनाओं के नाम तो ऐसे लगते हैं कि मेरे ख्याल से खालिद, लेकिन बिचौलिए जो फायदा उठा रहे हैं मेरे ख्याल वो तो से सिस्टम वही है ना। मेरे ख्याल से खालिद जी इस मामले में थोड़ा हम आपसे डिफर करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो आई है उसमें लोगों के खाते में पैसे सीधे जा रहे हैं, बहुत कम ऐसा हो रहा है कि डीबीटी जब खाते ही फर्जी हैं तो डीबीटी हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो सही लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब खाते ही फर्जी बने, जनधन के खाते इतने फर्जी बन गए, उससे रिलेटेड तो डीबीटी में आप खाते में भेज रहे हैं ना।
उससे रिलेटेड यदि कोई, जब उसका खाता ही नहीं है तो उसको फायदा कैसे मिला, लाभ कैसे मिला जी? खालिद जी, उससे रिलेटेड बहुत बड़े फर्जीवाड़े की कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं आई है। वो आता है, खुलासा हो जाता है और छिटपुट पैमाने पर होता होगा, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता होगा, लेकिन सुधार हुआ, हम ये कह सकते हैं कि सुधार हुआ है। गांव में इधर कई बार जाना हुआ मेरा, दिखता है कि घर लोगों के बन गए हैं, जो बहुत गरीब हुआ करते थे उनके घर पक्के मकान दिख रहे हैं, शौचालय दिख रहे हैं, तो सुधार हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% ये हुआ है, लेकिन बेहतरी की ओर है। शहरी जो मिडिल क्लास है उसकी बेहतरी उस स्तर की नहीं हुई है, मेरा अपना ये कहना। हम तो क्लास को बांट ही नहीं रहे हैं। नहीं, क्लास क्योंकि बांटना पड़ेगा ना, जमीनी हकीकत की बात कर देखिए रहे हैं। क्लास बांटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, फायदा होना ही चाहिए। अगर 40% फायदा हो रहा है तो अन्याय है, 60% फायदा हो रहा है लोगों को तो अन्याय है, 80% भी फायदा हो रहा है तो अन्याय है। ये रेशियो कम से कम 90% होना चाहिए, और 10% भी क्यों, 100% लोगों को फायदा होना चाहिए ना योजनाओं का। तो अगर रेशियो निकालिए आप, तो अन्याय तो हो ही रहा है। लाभ उनको मिलना चाहिए जो वाकई जिनके लिए वो योजनाएं हैं, लेकिन सब तक तो योजनाओं का लाभ पहुंच नहीं रहा है। आप अगर जमीन पे निकले, लोगों से बात करें, उन एरिया में जाएं, तो उनसे पूछें कि क्या जिनको वाकई इंदिरा आवास की जरूरत है उन्हें इंदिरा आवास मिला क्या जिनको सपोर्ट की जरूरत है, सम्मान निधि की जरूरत है, वो क्या रियल किसान हैं जो किस्त उठा रहे हैं, जिनके डीबीटी जा रही है, या अभी बिहार सरकार की जो 10-10 हजार रुपए जो बांटे जा रहे हैं। देखिए आपके पास यदि ऐसा कोई आंकड़ा हो जैसे फर्जीवाड़े का या कुछ भी, तो आप इस पे आप डाटा के साथ मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप अलग से हमारे साथ बैठ सकती हैं, हम डाटा लेकर बैठ जाएंगे आपके साथ, है ना। आपको अगर डाटा की चिंता होगी तो हम डाटा लेकर आपके साथ बैठ जाएंगे कि किस तरह। अब ये मैं सवाल उठा रहा हूं कि 10-10 हजार रुपए अभी बांटे जा रहे हैं महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, है ना। चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए, और उसके बाद फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको, वो 6 महीने बाद उनको देखा जाएगा कि वो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, क्या आंखें बंद हैं? जीविका समूह से जुड़िए। जीविका समूह जो हर जगह पे चल रही हैं, वो पहले से चल रही हैं जीविका समूह, और इस वक्त अचानक से लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या जितने लोग 10,000 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं वो कोई रोजगार कर रहे हैं, रोजगार शुरू कर रहे हैं, या वो फिर आगे जो है वो कितनी ईमानदारी से काम करे? तो रेवड़ियां बांटने का ये तरीका है। पहले लैपटॉप बांटे, साइकिल बांटा, हाँ, सिलाई मशीन बांटी, साड़ी बांटी, ये तो परिपाटी बन रही थी साउथ से। अब एक नया तरीका निकला है, तो कैंपेन स्टाइल भी चेंज हो रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का स्टाइल चेंज हो रहा है। केवल जो टेंडेंसी है ना सुनीता जी, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, जो टेंडेंसी है, जो सोच है, वो वही बनी हुई है कि हम लोगों को किसी तरह से बहला फुसलाकर। अब आप देखिए ना, 125 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि इसके लिए, फ्री बिजली के लिए, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि फ्री बिजली हमारा एजेंडा हो सकता है, लोगों को राहत दी जानी चाहिए, स्मार्ट मीटर लग रहे थे, जगह जगह हंगामा हो रहा था, तो सदन में कहा कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। और अभी आप देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री तो हो ही गई, साथ साथ इतनी सारी योजनाएं, तो अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया? विपक्ष तो पूछ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भैया 7 लाख करोड़ रुपए आखिर कहां से आएंगे, ये तो बताइए। ये योजनाएं सिर्फ घोषणा की जा रही हैं, तो सुचिता की राजनीति कहां? सुचिता तो मुद्दे है ही नहीं, मुद्दे गायब हैं इस चुनाव में अभी तक, और चुनाव की घोषणा होने जा रही है। सुनीता जी, चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा हम अगले सत्र में जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं लगता कि इस चुनाव में मुद्दे जो होने चाहिए, जाति तो एक सच्चाई है, जातीय समीकरण मेरे साथ, लेकिन मुद्दे क्या होने चाहिए? मेरे साथ खालिद जी एक चीज है, सरकार किसी की भी हो, हम जो अच्छा होता है वो भी कहना पसंद करते हैं और बुरा जो होता है उसको भी कहना पसंद करते हैं। मेरी ये नहीं है कि हर चीज की हम निंदा ही करेंगे, जो अच्छा हो रहा है उसकी भी निंदा करेंगे, जो बुरा हो रहा है, हर चीज खराब ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। यदि खराब होता तो बिहार आज 0 से उठ के यहाँ तक विकास दर में नहीं पहुंचा होता। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, जो अच्छा हुआ है उसकी तारीफ होनी चाहिए। किसी भी सरकार को उसकी अच्छाइयों के लिए क्रेडिट दीजिए, जो वो उसने नहीं किया उसके लिए डिस्क्रेडिट। मुद्दे बता दीजिए, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में? हाँ, मुद्दे हमने कहा कि
पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ पे वो मुद्दा है। फैक्ट्रीज क्यों नहीं है ये भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहली शर्त है लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त होना। उस स्तर का लॉ एंड ऑर्डर बिहार को करना होगा, तभी लोग आएंगे। जब तक फियरलेस नहीं होंगे व्यापारी जो उद्योगपति हैं, तब तक वो बिहार में नहीं आएंगे। ये सब बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। हायर एजुकेशन पर काम होना चाहिए। हायर एजुकेशन की स्थिति उस लेवल की नहीं है। स्कूली शिक्षा अच्छी है, सब कुछ बेटर है, लेकिन हायर एजुकेशन पर और बेहतर ढंग से काम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना मत है कि हम इस मामले में सरकार किसी की भी हो, चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ले कि जो अच्छा हुआ उसकी तारीफ करे, जो नहीं हुआ बिल्कुल सही है। उसके बारे में बोले। आपका हर चीज बुरा है, मेरा ऐसा नहीं आपका मानना वक्त है। खत्म हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं, इशारा मिल रहा है आपको, जो लॉजिस्टिक हेड है वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा सुनीता जी आपसे, और बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। शिक्षक स्कूल में पढ़ाए, ये तो उसका कार्य है ना, काम है ना, हम उसकी तारीफ क्यों करें? वो अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, 8 घंटे पढ़ाना, 8 घंटे पढ़ाना है, अगर वो 10 घंटे पढ़ा रहा है तभी तो तारीफ की जा सकती है ना। 8 घंटे अगर पढ़ा रहा है तो ये कौन सा उसका काम है, नहीं उठाता है वो। तो जो व्यक्ति जिसका, वैसे ही सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है कि लोगों की कल्याण के लिए कार्य करे, इसलिए तो चुनते हैं ना सरकार। तो सरकार अगर ये काम कर रही है, लेकिन आलोचना तो होगी ना कि आपको जो काम करना चाहिए, जिस वॉल्यूम में, उसके लिए आलोचना नहीं ना होगी। जो नहीं कर रही है उसकी आलोचना होगी। मैं वही कह रहा हूं, जो काम हो रहा है वही कह रहा हूं कि आलोचना क्यों हो रही है कि जो काम आपको करना था वो काम समय पर करना था, और जो समय दिया गया है उसी के आधार पे काम करना था, पूरी ईमानदारी से कार्य करना था। आपने उसमें कमी की, और आप ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपको प्रशंसा भी मिले। तो जो अपना कार्य आप कर रहे हैं उसको, उसमें अगर कमी दिखेगी तो हम पत्रकारों का काम यही याद दिलाना है कि ये आपका कार्य है, इसके लिए क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको फिर से विश्वास देंगे, ये उनसे मिल जाएगा, है ना। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि हर मंच पे आपकी तारीफ की जाए। जी चलिए, खालिद जी का अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। मैं इससे बिल्कुल शायद असहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ अच्छा करे तो क्रेडिट ना दिया जाए, सिर्फ गाली देना ही पत्रकार का धर्म है, वो मैं इसको नहीं मानती हूँ। चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर अगली चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, और इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे इस वक्त, क्योंकि ये बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। जी, तो चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। थैंक यू सो मच।